नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। इसमें हमारी सीरीज आपकी जरूर दोस्तों मदद कर रही होगी। उत्तराखंड एलटी एग्जाम क्रैकर की हमने विशेष सीरीज दोस्तों चलाई है, जिसमें हम आपको उत्तराखंड एलटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स दोस्तों करवा रहे हैं। इन सीरीज को जरूर देखें और इससे प्रीवियस दोस्तों हमने जो सीरीज चलाई है मॉडल पेपर की, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवाया है थ्योरेटिकल क्लासेस का, तो वो भी जरूर देखिए दोस्तों। आपके कहीं ना कहीं वो जरूर मदद करेगा आने वाले एग्जाम उत्तराखंड एलटी में। आज हम दोस्तों आपके लिए लाए हैं मॉडल पेपर, जो कि दोस्तों शैक्षिक अभिवृत्ति पर आधारित ना होकर इस बार दोस्तों जीके यानी कि सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज पर दोस्तों आधारित है। यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तराखंड के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन जीके के प्रश्न भी दोस्तों देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया है। तो इसमें दोस्तों अभी जितने भी प्रश्न आए हैं दोस्तों, ये हाल फिलहाल एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और बहुत ज़्यादा ये आते रहते हैं दोस्तों इस तरह के प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर सॉल्व करके जाइए और हो सकता है कि इन्हीं में से आपके कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए या फिर इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए आज के मॉडल पेपर को दोस्तों शुरू करेंगे। अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आज के मॉडल पेपर में है 30 प्रश्न, 30 में से आपका कितना स्कोर होता है जरूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आपको और मॉडल पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं काफ़ी सारे, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। लिंक अबाउट सेक्शन में है, वहाँ पर आपको दोस्तों हमारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी क्लासेस के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उनकी ओर भी जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का विशेष सेशन शुरू। आज रहेंगे 30 एमसीक्यू जो कि रहेंगे जीके पर दोस्तों आधारित, जनरल नॉलेज पर। तो देखिए पहला प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस का राइटर कौन है? देखिए तमस उपन्यास का लेखक कौन है, ये आपका जो प्रश्न है दोस्तों। प्रोमिनेंट राइटर, प्रोमिनेंट बुक्स एंड देयर राइटर, इससे दोस्तों ये प्रश्न है। तो भीष्म साहनी, प्रेमचंद, बलराज साहनी या फिर अमृता प्रीतम। तो हु इज द राइटर ऑफ तमस? तो तमस जो उपन्यास है दोस्तों काफ़ी फेमस उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं भीष्म साहनी। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध दोस्तों उपन्यास है तमस। इसका प्रकाशन हुआ था 1973 में और साहित्य जगत में दोस्तों काफ़ी लोकप्रिय हुए थे और इसीलिए इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार से भी दोस्तों नवाजा गया था और ये पुरस्कार इनको मिला था 1975 में। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं? हमारे उत्तराखंड राज्य में कुल मिला के 5 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित हैं? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इस समय पर हमारे जो कुल 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें से दोस्तों जो अल्मोड़ा सीट है वो इस समय पर एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों जो सांसद हैं वो कौन हैं? वो हैं अजय टम्टा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी बने हैं हाल फिलहाल में। तो ये एससी सीट रिजर्व है अल्मोड़ा वाली। अगला देखेंगे, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिलों का कब निर्माण हुआ? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर ये जिलों का निर्माण दोस्तों कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में। 1997 में दोस्तों इन जिलों का सृजन किया गया था, ठीक है। इससे पहले दोस्तों कौन बना था? उधम सिंह नगर 1995 में। उसके बाद 1997 में ये 3 जिलों का सृजन हुआ। उसके बाद जब राज्य में लास्ट में दोस्तों जब अंत में राज्य का गठन हुआ तो फिर हरिद्वार को भी यहाँ सम्मिलित किया गया। उससे पहले फिर कुमाऊं और गढ़वाल में 6 आपके जिले थे, बाद में फिर हरिद्वार को भी यहाँ सम्मिलित कर दिया गया था, ठीक है। तो फिर इस तरह से गढ़वाल में जिलों की संख्या 7 हो गई और कुमाऊं में कितनी रह गई? 6 रह गई, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, एमएस धोनी या फिर विराट कोहली। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह। देखिए युवराज सिंह है, इन्होंने लिखी है टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक, ओके। तो ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ में इन्होंने कैसे खुलासा किया कि वो किस तरह से इन्होंने कैंसर से दोस्तों अपना सर्वाइव किया था, ठीक है। तो ये युवराज सिंह टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
ये स्पोर्ट्स और बुक दोनों का दोस्तों प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला बात करेंगे 19वें एशियाई गेम्स हांगझोउ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28। जो 19th एशियाई गेम्स हुए थे दोस्तों, ये हुए थे आपके चीन के हांगझू में। ठीक है ना, तो चीन के हांगझू में ये संपन्न हुए थे और भारत ने कुल मिला के यहाँ पर 107 दोस्तों पदक जीते थे, जिसमें से 28 दोस्तों आपके क्या थे, स्वर्ण पदक थे। इसको आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होंगे, 20वें एशियाई खेलों का आयोजन होगा और वो दोस्तों कब होगा, जापान में। और ये कब होगा, ये होगा 2027 में। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल 19 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। 5, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। बस आपको दोस्तों ये चीज ध्यान में रखनी है कि कुमाऊं मंडल में आपके कुल मिला के कितने दोस्तों जिले हैं, 6 जिले हैं। ठीक है, अब इन 6 जिलों में से दोस्तों 2 ऐसे जिले हैं जो कि है चंपावत और दूसरा है यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर। ये जो 2 जिले हैं बेसिकली ये आपके गढ़वाल के किसी भी जनपद को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कितने बचे, 4, यानी कि 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी दोस्तों जो जिले बचे वो कौन कौन से बचे, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक है, ये 4 ऐसे दोस्तों जो जिले हैं ये गढ़वाल की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, बाकी चंपावत है और उधम सिंह नगर है, ये 2 जिले रह जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो गढ़वाल से दोस्तों सीमा की हम बात करें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों कौन सा है, वो है दोस्तों अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की दोस्तों हम बात करेंगे तो यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों वो है 1139। ठीक है, अगर पूरे उत्तराखंड के लिंगानुपात की दोस्तों बात करें तो कितना है, 963 है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की दोस्तों बात करें तो कितना है, 940। ठीक है, तो अल्मोड़ा दोस्तों इसका जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है, 1139, जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला देखेंगे 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत वाले जो जिले हैं इनमें से कौन सा क्रम सही है। सर्वाधिक नगरीकृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जहां पर कुल जनसंख्या में से सबसे अधिक प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है उसको हम नगरीकृत जिला बोलते हैं। ठीक है ना, तो सर्वाधिक नगरीकृत का अर्थ यह है कि जहां पर सबसे अधिक जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की वो नगरों में निवास करती है। ठीक है, इसीलिए उसको सर्वाधिक नगरीकृत जिला दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सर्वाधिक नगरीकृत जिलों में दोस्तों देहरादून नैनीताल टॉप पर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए देहरादून जो ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक दोस्तों नगरीकृत जिला है, इसकी 55% से भी अधिक दोस्तों जो आबादी है वो शहरों में दोस्तों निवास करती है। ठीक है, अब सबसे कम नगरीकृत जिला है दोस्तों वो भी पूछा जाता है, तो बागेश्वर दोस्तों क्या है, सबसे कम नगरीकृत जिला है जिसकी 3.5% दोस्तों आबादी है जो कि आपकी नगरों में निवास करती है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला है देहरादून, उसके बाद सबसे कम है बागेश्वर। अब अगर इसका क्रम निकालेंगे तो देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार इस तरह से बैठ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित दोस्तों हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए हिस्ट्री से आपके उत्तराखंड से संबंधित ये प्रश्न है, 1790, 1792, 1815 या फिर 1865। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुमाऊं में जो गोरखा है इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया था 1790 में। कुमाऊं में उस समय पर दोस्तों चंद शासकों का राज्य था। उस समय पर जो अंतिम शासक थे वो थे महेंद्र चंद। ठीक है, तो महेंद्र चंद और जो गोरखा है इनके बीच में दोस्तों जो अंतिम युद्ध लड़ा गया था जिसको कि हवलबाग के युद्ध के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, जिसमें कि महेंद्र चंद पराजित हो गए थे। और 1790 के आसपास दोस्तों इससे थोड़ा सा आगे गोरखा शासन कुमाऊं में दोस्तों स्थापित हो चुका था। ठीक है, फिर यहाँ से तकरीबन इन्होंने 25 साल तक पूरा का पूरा कुमाऊं पर दोस्तों अधिकार अपना रखा। ठीक है,
अगला देखेंगे, टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन है वो किससे संबंधित है? प्रमुख दोस्तों आंदोलन है कृषकों से, मजदूरों से, सेना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए टिहरी गढ़वाल में दोस्तों जो प्रमुख आंदोलन था ढांढक आंदोलन, दोस्तों ये मजदूरों से दोस्तों संबंधित था। तो ये बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड, ये शब्द का उल्लेख कहां पर दोस्तों मिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में दोस्तों गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए दोस्तों मानसखंड का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। स्कंद पुराण में दोस्तों आपके 5 हिमालय खंड है जिनका दोस्तों नाम लिखित है। इसमें नेपाल आता है, इसमें आपका मानसखंड आता है, इसमें केदारखंड आता है, फिर इसके अलावा जालंधर और कश्मीर आते हैं, ठीक है। इनमें से जो 2 हैं केदारखंड वो तत्कालीन गढ़वाल, और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का दोस्तों यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों यहाँ पर उत्तर कुरुओं के निवास के कारण इसको क्या बुलाया जाता था? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर किया गया है। और वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेदों में दोस्तों हमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर इसको देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि दोस्तों बोला गया है। अगला देखेंगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया। ध्यान रखेंगे कौन सा? T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार यादव, जिसको कि SKY के नाम से दोस्तों जानता है, स्काई के नाम से। तो सूर्य कुमार यादव है जो कि दोस्तों आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के इनको अवार्ड से नवाजा गया। तो प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स से, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? आपने बताना है कि इनमें से क्या नहीं है। पंचधाराएं, पंचशिलाएं, पंचकुंड या फिर पंच गुफाएं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दोस्तों पंच गुफाएं नहीं है। बद्रीनाथ दोस्तों विशाल बद्री, इसके मंदिर के आसपास दोस्तों आपको पंचधाराएं दोस्तों देखने को मिलेंगी। पंचधाराएं दोस्तों कौन कौन सी होती है? कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, ठीक है, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगुधारा, ये आपको पंचधारा दोस्तों देखने को मिल जाएगी। ऐसी दोस्तों यहाँ पर आपकी पंचशिलाएं हैं जिसमें आपकी गरुड़ शिला आती है, नारद शिला आती है, मार्कंडेय शिला आती है, नृसिंह शिला आती है एंड वाराह शिला आती है, ठीक है। ये पंचशिलाएं। ऐसी दोस्तों यहाँ पर पंचकुंड भी हैं। पंचकुंड क्या है? प्रसिद्ध है तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, इसके अलावा मानुषी कुंड, ये यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन पंच गुफाएं दोस्तों यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पंच गुफाओं में वैसे देखा जाए तो कुछ प्रमुख गुफाएं हैं दोस्तों यहाँ पर। पंच गुफाएं वैसे नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर आपका स्कंद गुफा है, गरुड़ शिला गुफा है, ठीक है, गरुड़ शिला गुफा यहाँ पर अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर राम गुफा है। फिर इससे आगे दोस्तों एक माणा गाँव है, ठीक है। तो माणा गाँव में भी दोस्तों आपको मुचकुंद गुफा देखने को मिलेगी। इसके अलावा गणेश गुफा यहाँ पर देखने को मिलेगी, व्यास गुफा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से पंच गुफाएं यहाँ पर नहीं है। पंचधरा, पंचशालाएं और पंचकुंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? कर्णावती को, जिया रानी को, कमलेंदुमती शाह को या फिर विष्णु देवी शाह को? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई दोस्तों किसको बोला जाता है? जिया रानी को दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप से भी दोस्तों इनको जाना जाता है, न्याय की देवी, ठीक है। न्याय की देवी के नाम से भी दोस्तों इनको जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने उस समय पर कुमाऊं में दोस्तों तुर्कों का आक्रमण चल रहा था, रोहिलों का दोस्तों आक्रमण चल रहा था। तो उस समय पर दोस्तों जो रानी बाग का युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों इन्होंने डटकर उनका सामना किया था। तो इस कारण से जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा गढ़वाल की लक्ष्मीबाई दोस्तों कौन है? तीलू रौतेली। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, कभी इससे भी प्रश्न आ जाएगा। तो तीलू रौतेली को जाना जाता है। अगला देखेंगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन संबंधित है जोहार घाटी से।
डॉक्टर शेर सिंह पांगती, गंगादत्त उप्रेती, देवकी नंदन पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शेर सिंह पांगती। देखिए जो शेर सिंह पांगती है मुंशियारी के दोस्तों थे, मुंशियारी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था और एक रिटायर्ड दोस्तों शिक्षक थे, साथ ही साथ दोस्तों इतिहासकार भी रहे हैं काफ़ी फेमस। और ये दोस्तों बेसिकली इन्होंने जोहार घाटी और जो भोटिया जनजाति है इस पर दोस्तों इन्होंने पीएचडी करी थी। तो इसलिए दोस्तों ये जोहार घाटी से संबंधित हैं डॉक्टर शेर सिंह पांगती। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है? अभिनय, संगीत, गायन या फिर बॉक्सिंग? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों ये आपका ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दोस्तों आपका दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में जो प्रमुख जो एल्बम्स होती हैं उनको दोस्तों दिया जाता है। तो बेसिकली जो ग्रैमी पुरस्कार है इस बार का दोस्तों किसने जीता है? मिडनाइट एल्बम ने दोस्तों इसको जीता है। मिडनाइट जिसकी गायिका है टेलर स्विफ्ट। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड दोस्तों आपका ये आपका संगीत के लिए दोस्तों दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दोस्तों ये दिया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,815, 7,816, 7,817 या फिर 7,818? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? नंदा देवी, जो कि है 7,817 मीटर की। ठीक है, नंदा देवी में दोस्तों अवस्थित है। नंदा देवी कहाँ पर है दोस्तों? आपका जोशीमठ मलारी मार्ग की ओर को दोस्तों जब जाते तो वहां से 21 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और यहीं पर ही दोस्तों आपका नंदा देवी शिखर है जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, जो कि हमारे उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, तो नंदा देवी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिनला, ऊंटा, जातिया या फिर रामल? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिनला दर्रा। ठीक है, तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा दोस्तों कौन सा है? सिनला दोस्तों दर्रा है। ठीक है, तो ये जो सिनला दर्रा है दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? ये हमारे पिथौरागढ़ में दोस्तों अवस्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ हमारे उत्तराखंड का दोस्तों जो पूर्वी जिला है तो पिथौरागढ़ में दोस्तों यह अवस्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सिनला दर्रा दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। इसके बाद अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के लेखक कौन थे? तो एच.एस. वात्स्यायन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले प्रथम दोस्तों हिंदी लेखक थे और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किसके लिए मिला था? दोस्तों ये मिला था इनको इनकी कृति चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, इनको कब मिला था? 1968 में दोस्तों मिला था। प्रसिद्ध दोस्तों छायावादी कवि थे। ठीक है, तो बिल्कुल महादेवी वर्मा और आप कह सकते हैं जो जयशंकर प्रसाद है उसके बिल्कुल समकक्ष मान लीजिए इनको। ठीक है, तो इस समय पर सुमित्रा नंदन पंत इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों वन अवस्थित हैं? तो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल दोस्तों इस समय पर 45.44% भाग पर दोस्तों इस समय पर वन आच्छादित हैं। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार इस समय पर राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों वन है? 45.44% भाग पर दोस्तों वन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है तो दोस्तों वो है पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम दोस्तों वन वाला जिला कौन है? वो है यूएस नगर। ठीक है, प्रतिशतता के अगर आधार पे कहा जाए कि सबसे अधिक दोस्तों वनों का प्रतिशत कहाँ पर है तो वो नैनीताल में है। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भी यूएस नगर है। तो ध्यान रखेंगे पौड़ी गढ़वाल दोस्तों इस समय पर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर दोस्तों कौन है? नैनीताल है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? धारकोट रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंट रेखा या फिर रेडक्लिफ रेखा? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। सर रेडक्लिफ रेखा के
द्वारा, सर रेडक्लिफ के द्वारा दोस्तों ये इसके वास्तुकार के नाम पर दोस्तों इस रेखा का नाम रखा गया था, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे दोस्तों इसको रखा गया था। ठीक है, और ये जो लागू हुई थी कब से हुई थी? 17 अगस्त 1947 से दोस्तों ये जो रेखा है दोस्तों लागू की गई थी। तो बेसिकली रेडक्लिफ रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए? कत्यूरियों ने, कुड़िंद ने, चंद ने या फिर परमार ने? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुड़िंद। कुड़िंदों के द्वारा दोस्तों ये निर्गत किए गए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो कुड़िंद है दोस्तों, यहाँ पर इनके बारे में दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों जो सिक्के मिले दोस्तों, इन्हीं से कुड़िंदों के दोस्तों इतिहास में के बारे में पता लगता है। इनके सिक्के को दोस्तों आपके 3 प्रकार की कैटेगरी में दोस्तों बांटा गया है। एक है अमोघ भूति प्रकार, जो कि इनका सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रमुख दोस्तों राजा था। उसके बाद है अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों आपका चित्रेश्वर प्रकार, या छत्रेश्वर भी बोलते हैं इसको। तो चित्रेश्वर प्रकार या छत्रेश्वर प्रकार, ये दोस्तों आपकी 3 प्रकार के सिक्के हैं जो कि उत्तराखंड में कुड़िंद शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। तो इसको अपने ध्यान में रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया? जिम कॉर्बेट, राजाजी गोविंद राष्ट्रीय पार्क या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क? तो किस पार्क को 2015 में उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया? तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है इसको 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में एक टाइगर रिजर्व के रूप में दोस्तों इसको अधिसूचित किया गया है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है साल, टुन, भीमल, ओक या फिर बांज। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भीमल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र दोस्तों इसको भीमल को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बेनीताल चमोली, खुरपाताल नैनीताल, मासरताल टिहरी, बासुकीताल पौड़ी गढ़वाल। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बासुकीताल पौड़ी गढ़वाल। देखिए बासुकीताल पौड़ी गढ़वाल में नहीं अवस्थित होकर दोस्तों ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में दोस्तों अवस्थित है। बासुकीताल दोस्तों केदारनाथ के काफी करीब है, 4800 मीटर की दोस्तों ऊंचाई पर अवस्थित ये ताल है। तो दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है, जिले में दोस्तों केदारनाथ के काफी करीब है। अगला देखेंगे, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? भारत में कौन था भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक? ठीक है, तो ये आपके प्रोमिनेंट साइंटिफिक और उनकी रिसर्च से दोस्तों संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और उनकी जो साइंटिफिक डिस्कवरी है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है? सुश्रुता, लालजी सिंह, राकेश राजमोहन या फिर में से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लालजी सिंह। भारत में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लालजी सिंह डीएनए प्रिंटिंग, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके दोस्तों ये जनक है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है दोस्तों? जो कि जीवित चीज़ों के अनुवांशित एक तरह के मेकअप को दोस्तों ये दिखाती है। ठीक है, तो भारत में कौन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक? डॉक्टर लालजी सिंह। हालांकि देखा जाए इसके अगर जनक, वैसे अगर इसके जनक कहा जाए तो कौन है दोस्तों? वो हैं सर एलेक जेफरीज। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 1984 में इसकी खोज की थी। तो ब्रिटिश के हैं दोस्तों ये वैज्ञानिक, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एलेक जेफरीज, इन्होंने इसका विकास किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 27। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? भौतिकी, गणित, रसायन या फिर चिकित्सा? तो
प्रोमिनेंट अवार्ड्स में दोस्तों देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। गणित में दोस्तों नहीं दिया जाता। गणित में दोस्तों नोबेल की जैसा ही पुरस्कार होता है जिसका नाम होता है एबेल पुरस्कार, इसको गणित का नोबेल बोला जाता है। तो जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों आपको भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में मिलता है, लेकिन गणित में दोस्तों नहीं मिलता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून, बेंगलुरु। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेंगलुरु में ही दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली इसको बोला जाता है। तो दोस्तों बेंगलुरु सिलिकॉन घाटी क्यों बोला जाता है दोस्तों? जैसे कि सिलिकॉन वैली आपके उत्तरी कैलिफोर्निया में दोस्तों एक स्थित एक जगह है जहां पर आपका हाई टेक्नोलॉजी और दोस्तों नवाचार है, उसका दोस्तों एक ग्लोबल सेंटर है वो, ठीक है। तो ऐसी दोस्तों जो बेंगलुरु है वो भारत में दोस्तों एक तरह से उच्च प्रौद्योगिकी और नवाचार का एक तरह से सेंटर है, तो इसलिए दोस्तों इसको भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? तो कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, किसमें सबसे कम समय का खेल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों इसमें आपका 20-20 मिनट का होता है, 20 मिनट एक हाफ, 20 मिनट एक हाफ। तो आपका कबड्डी का दोस्तों होता है सामान्यतः सबसे कम समय का खेल होता है। हॉकी की दोस्तों बात करें तो ये 35-35 मिनट का होता है, जबकि फुटबॉल दोस्तों आपका कुल मिला के 90 मिनट, 45 मिनट का। और आपको पता है क्रिकेट तो दोस्तों आपका देखा जाए तो अगर T20 की बात करें तो T20 थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो काफ़ी लंबा दोस्तों सबसे जो लंबा समय लेता है वो क्रिकेट लेता है, ठीक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन में सबसे अधिक समय क्रिकेट लेगा, तकरीबन T20 क्रिकेट ही है दोस्तों, तो आज के ज़माने में 4 घंटे तो वही ले लेता है, ठीक है। अगला देखेंगे, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। आखिरी प्रश्न है, अनुपमा सिंह, सपना सिंह, सुमन कुमारी, वसुधा गुप्ता। तो व्हाट बी द राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमन कुमारी, ठीक है। सुमन कुमारी दोस्तों जो कि बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर है और इन्होंने बीएसएफ में पहली महिला स्नाइपर के रूप में एक तरह से इतिहास दोस्तों रच दिया है। पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में दोस्तों इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा दिया है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छे लगे होंगे और आपको एग्जाम में दोस्तों जरूर मदद करेंगे। ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।